राजपूत ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। वी वेलकम यू एट राजपूत ट्यूटोरियल। आज हम इंग्लिश में जिस चैप्टर के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, द चैप्टर विच आई एम गोइंग टू डिस्कस हियर इज दैट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच इन द सब्जेक्ट इंग्लिश। अभी जो परीक्षाएं आयोजित की जाने वाली हैं शिक्षक सहायक शिक्षक की, उसके लिए बहुत ही आपके लिए लाभदायक होगा ये सेशन। तो हम शुरू करते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच को वर्ड क्लासेस के नाम से भी जाना जाता है। ट्रेडिशनली पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है और आजकल के हिसाब से उसे वर्ड क्लासेस कहा जाता है। अगर हम वर्ड क्लासेस की बात करें है तो सेम चीज़। वर्ड क्लासेस को दो भागों में बांट दिया जाता है, इनटू टू पार्ट्स। वन है ओपन क्लास एंड द अदर वन इज क्लोज्ड क्लास। ओपन क्लास नाउन, मेन वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, ये चार जो है ओपन क्लास में आते हैं। इनको ओपन क्लास क्यों कहा जाता है? ओपन क्लास इसलिए कहा जाता है क्योंकि नाउन की मेंबर्स की संख्या कभी लिमिटेड न थी, न है, न रहेगी। सेम थिंग मेन वर्ब का भी है। नए मेन वर्ब आते रहेंगे, न्यू मेंबर्स विल बी इंक्लूडेड इन द मेन वर्ब। एट द सेम टाइम एडजेक्टिव, जिसे हम विशेषण कहते हैं, उनकी भी संख्या न कभी निश्चित थी, न है, न रहेगी। एडवर्ब, ये चार ऐसे हैं जिनमें नए वर्ड्स आ सकते हैं, ये ओपन क्लास है। और जो बाकी पार्ट्स ऑफ स्पीच बच गए, जैसे हेल्पिंग वर्ब, प्रोनाउन, इंटरजेक्शन, कंजंक्शन, आर्टिकल्स, जिसको ओवरऑल हम डिटरमिनर्स में भी ले लेते हैं, इनमें न्यू मेंबर्स इंक्लूड नहीं होंगे। क्योंकि इनमें न्यू मेंबर्स इंक्लूड नहीं होंगे तो ये माना जाता है कि ये क्लास जो है वर्ड्स का वो क्लोज हो चुका है, इसलिए इसका नाम है क्लोज्ड क्लास। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में अगर हम चलें तो देखिए, जब भी हम किसी एग्जाम में पार्टिसिपेट करें, एग्जाम हम दिलाने जा रहे हैं, खासकर इंग्लिश में, हमें इस बात का जानकारी रहना चाहिए कि किसी भी दिए गए सेंटेंस के हम एक एक वर्ड को आइडेंटिफाई करें। अगर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई नहीं कर सके तो इसका मतलब यह है कि कोई ना कोई हमसे क्वेश्चन मिस होना है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच को सबसे पहले जानिए। तो मैंने एक एग्जांपल के लिए यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा है, द टॉल मैन इज इन ब्लू टर्बन इज सिंगिंग मी अ सॉन्ग हियर। थोड़ा सा बड़ा सा सेंटेंस है। इसके पीछे उद्देश्य ये है कि हम इनमें दिए गए वर्ड्स को आइडेंटिफाई कर सके। वी कैन रिकॉग्नाइज वेदर these words are noun or pronoun or adjective or adverb or helping verb, that is called auxiliary verb या main verb, ये है क्या, ये जानना जरूरी है। ये सबसे बेसिक चीज़ है ग्रामर का इंग्लिश में। तो जैसे देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है द, इसको आर्टिकल कहते हैं, हम इसे डिटरमिनर भी कह सकते हैं। अब इसके बाद देखिए टॉल, ये क्वालिटी शो करने वाला वर्ड है। चूँकि ये क्वालिटी शो कर रहा है, ये एडजेक्टिव है, इसको हम मॉडिफायर भी कहते हैं, इसको क्वालिफायर भी कहते हैं। उसके बाद आप देख रहे हैं ये एडजेक्टिव मैन की क्वालिटी बता रहा है, ये मैन एक नाउन है। इस प्रकार से हम वन बाय वन अपने सेंटेंस के दिए गए वर्ड्स को, दिए गए शब्दों को आइडेंटिफाई करें, उनको रिकॉग्नाइज करें। फिर आगे बढ़ते हैं तो हमें प्रीपोजिशन मिल रहा है इन। फिर उसके बाद है ब्लू, ब्लू एक कलर है, यह भी एडजेक्टिव है। टर्बन, ये किसी चीज का नाम है। नेम ऑफ एनीथिंग इज अ नाउन। नेम ऑफ एनीथिंग, एनी फीलिंग, एनी प्लेस इज अ नाउन। तो टर्बन इज नेम ऑफ अ थिंग, दैट इज अ नाउन। इसके बाद बारी आती है हेल्पिंग वर्ब की। इसको हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कह सकते हैं। फिर बारी आ रही है सिंगिंग, दैट इज मेन वर्ब, जिसको प्रिंसिपल वर्ब भी कहा जाता है। फिर उसके बाद मेन वर्ब के बाद हमारे इस सेंटेंस में आप देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे मी है और ऑब्जेक्ट के रूप में अ सॉन्ग भी है। इसका मतलब ये है कि सिंगिंग वर्ब जो यहाँ पे दिया गया है, इसके दो दो ऑब्जेक्ट्स हैं। अब ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं तो दोनों में से कोई एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। अब सवाल ये आया कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट, हम अगले स्लाइड में इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अब फिर आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि हमको फिर एक आर्टिकल मिल रहा है जो डिटरमिनर का ही एक पार्ट है। डिटरमिनर में आर्टिकल्स भी आते हैं और इसमें पजेसिव प्रोनाउंस भी आते हैं और डेमोन्स्ट्रेटिव्स भी आते हैं। ये तीन को हम कलेक्टिवली
डिटर्मिनर के नाम से भी जानते हैं। और इंडिविजुअली अगर हम बात करें तो ये आर्टिकल है। और आर्टिकल के आगे देखिए या तो आपको एडजेक्टिव मिलेगा, अगर एडजेक्टिव मिलेगा तो वो एडजेक्टिव अपने आगे के किसी नाउन को मॉडिफाई करता मिलेगा। लेकिन यहाँ पे आपको एडजेक्टिव नहीं मिल रहा है, आपको डायरेक्ट आर्टिकल के आगे एक नाउन मिल रहा है, सॉन्ग। फिर उसके बाद बारी आती है हियर। हियर एक एडवर्ब है, हियर देयर ये एडवर्ब है। तो इस प्रकार से जब हम किसी सेंटेंस में दिए गए एक एक वर्ड को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो उसके बाद जाकर हमारा जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना बहुत ही सरल हो जाता है। अब मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा हूँ। इस सेंटेंस में देखिए, विमल टीचेस मी इंग्लिश। सेकंड है दे प्ले फुटबॉल। अब फर्स्ट वाले सेंटेंस में आप देखेंगे टीच नाम की मेन वर्ब दी गई है और उसके आगे मी एक ऑब्जेक्ट है और इंग्लिश भी ऑब्जेक्ट है। मी सजीव है इसलिए पहला लिखा गया है। लिविंग शुड बी रिटन फर्स्ट, चूंकि ये लिविंग है, एक पर्सन है, इसलिए पहले लिखा गया है। नॉन लिविंग को बाद में लिखा गया है। अगर इस सेंटेंस को हम थोड़ा से मॉडिफाई करके लिखना चाहें तो हम इसे बदल के भी लिख सकते हैं। कैसे? विमल टीचेस इंग्लिश, लेकिन अब हमें मी के पहले प्रीपोजिशन टू लाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा विमल टीचेस इंग्लिश टू मी। ये दूसरा तरीका भी है इसको लिखने का। यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट हैं, अगर लिविंग ऑब्जेक्ट को आप बाद में लाना चाहते हैं तो ये टू के साथ यूज किया जाएगा। दूसरे वाले में देखिए दे प्ले फुटबॉल। इस वाले सेंटेंस में आप देख रहे हैं केवल एक ऑब्जेक्ट है, नॉन लिविंग ही है, लिविंग है ही नहीं, इसलिए उसका प्रयोग किया गया है। अब हम अगली स्लाइड में जाते हैं। अगली स्लाइड में हम ये देखने वाले हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। देखिए, हमको वॉइस चेंज करने के भी आएगा। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस में वॉइस के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। या तो आइडेंटिफाई करने के लिए आता है, एक वर्ब को आपको अंडरलाइन करके दे दिया जाएगा और आपको पूछा जाएगा कि नेम द अंडरलाइन वर्ब। तो ये जानना जरूरी है कि कौन सी वर्ब जो है ट्रांजिटिव है और कौन से इनट्रांजिटिव है। यहां पर एक एग्जांपल देखिए, ही कुक्ड डिनर। इस वाले सेंटेंस में अगर ऑब्जेक्ट को आप जानना चाहते हैं तो आप क्या कीजिए, ये इस वाले वर्ड को हटा दीजिए जो यहाँ पे लिखा हुआ है डिनर, और अपने से क्वेश्चन कीजिए व्हाट। व्हाट अगर ये होता ही कुक्ड व्हाट, तो व्हाट का मतलब आपको आंसर मिल रहा है डिनर। तो ऑब्जेक्ट को जानने के लिए आप क्या कीजिए, इसे हटा दीजिए और स्वयं से क्वेश्चन कीजिए व्हाट लगा के। और अगर आंसर देने वाला वो वर्ड आपको फिट बैठ रहा है, दिस मीन्स दिस इज द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस वर्ब कुक। यहां पे कुक वर्ब का ऑब्जेक्ट ये होगा। द नेक्स्ट वाला सेंटेंस देखिए, सी पेंटेड द वॉल। यहां पर पेंट नाम का वर्ब दिया है और अगर अपने से ही आप क्वेश्चन करते हैं सी पेंटेड बट व्हाट, तो आंसर आपको मिल रहा है द वॉल। तो इस प्रकार से हम देखते हैं ट्रांजिटिव वर्ब जो है उसका सीक्वेंस ऐसा होता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। इन तीनों के बीच में और कोई नहीं आएगा। सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगी। वर्ब का मतलब मेन वर्ब भी हो सकती है, साथ में हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है। इसके बाद आपको ऑब्जेक्ट अगर मिलता है, ऑब्जेक्ट अगर नाउन होगा तो हो सकता है आर्टिकल लगा हो, डिटर्मिनर लगा हो सकता है कोई एडजेक्टिव लगा हो। जॉन वॉज अ मूवी। अगर हम अ मूवी को डिलीट कर दें और अपने से क्वेश्चन करें जॉन वॉज, तो जॉन ने वॉच किया क्या? आंसर आपके सामने है, अ मूवी। ये ट्रांजिटिव वर्ब को आइडेंटिफाई करने का तरीका है कि आप उस ऑब्जेक्ट को हटा दीजिए, अपने आप से क्वेश्चन कीजिए। केवल एक क्वेश्चन आप करेंगे व्हाट, इससे ज्यादा दूसरा कोई क्वेश्चन नहीं। और जो आंसर बन रहा है तो समझ जाइए कि वो आपका ऑब्जेक्ट है। लेकिन अगर इस वाले सेंटेंस में हम जाएं, दे गेव मी अ प्रेजेंट, आपको यहां पर व्हाट का आंसर मिलेगा। अब आपको दूसरा क्वेश्चन अप्लाई करना पड़ेगा, वो है whom, WHOME, हिंदी में कहते हैं किसे। एक क्वेश्चन आपको पूछना है क्या, और क्या के बाद किसे। बस ये दो क्वेश्चन पूछना है, आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा। देखिए, दे गेव मी, अब किसे, मी मुझे, ये भी ऑब्जेक्ट है। अगर व्हाट का आंसर देने वाला कोई वर्ड है नाउन या प्रोनाउन के रूप में, और यदि whom का आंसर देने वाला
whom का आंसर देने वाला कोई वर्ड आपको मिल रहा है तो समझ जाइए कि ये भी क्या है, ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब यहाँ पे दो दो ऑब्जेक्ट्स हैं। अब दो ऑब्जेक्ट्स हैं तो वर्ड ऑर्डर कहता है, शब्दों का जो क्रम है वो कहता है कि भाई नॉन लिविंग आप बाद में लाइएगा, लिविंग को पहले लाइएगा। तो यहाँ पर मी लिविंग है, सजीव है, इसलिए उसको पहले लाया गया, ये भी ऑब्जेक्ट है और आ प्रेजेंट भी ऑब्जेक्ट है। अब इसको भी देख लीजिए, मी को हटा दीजिए, दे गेव व्हाट, आ प्रेजेंट, क्या दिया उन्होंने आपको, आ प्रेजेंट, ये भी आपका आंसर है। तो व्हाट एंड होम, केवल दो क्वेश्चंस आपको WH क्वेश्चन करने को से और दोनों का आंसर मिल रहा है, इसका मतलब हमारे पास डबल ऑब्जेक्ट्स हैं। सेम आप यहां देखिए, आई सा हिम, इस वाले सेंटेंस में आप देख रहे हैं कि सा व्हाट का आंसर नहीं मिलेगा। आप देख लीजिए, आई सा व्हाट, आपको कोई रिप्लाई नहीं मिलेगा, कोई आंसर नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे ही आप नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हुम, आई सा हुम, किसे मैंने देखा, तो आपको आंसर मिल रहा है हिम, आई सा हिम, मैंने उसे देखा। नियर माई स्कूल, ये कॉम्प्लीमेंट है, पूरक शब्द है। पूरक शब्द के लिए नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे। पूरक शब्द क्या होता है, पूरक शब्द जिसको हम इंग्लिश में कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, हिंदी में पूरक शब्द कहते हैं, वो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के मीनिंग को कंप्लीट कर देता है। सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट हिंदी में कर्ता या कर्म कहते हैं, उसके अर्थ को पूरा करता है, उसको मीनिंग को कंप्लीट करने का काम करता है। तो इस वाले सेंटेंस में हिम एक ऑब्जेक्ट है। अब हम आ जाते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। अभी मैंने कहा था ट्रांजिटिव वर्ब को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको ये तीन का सीक्वेंस याद रखना है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अब अगर इंट्रांजिटिव वर्ब होगा तो आपको सीक्वेंस 4 याद करने हैं, सब्जेक्ट वर्ब और उसके बाद प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आया तो ये प्रीपोजिशन इंडिकेट करता है कि ये जो वर्ब है ये ट्रांजिटिव वर्ब नहीं, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। आप देखिए, द स्टूडेंट्स अराइव्ड, अराइव का मतलब पहुंचना होता है। अब आप व्हाट लगा के क्वेश्चन कर लीजिए, आपको कोई आंसर नहीं मिलेगा। आप होम लगा के क्वेश्चन कर लीजिए, इन दो WH का क्वेश्चन कीजिए, आपको कोई आंसर नहीं मिलेगा। द स्टूडेंट्स अराइव्ड व्हाट, हाँ वेयर का आंसर मिलेगा, लेकिन मैंने शुरू से कहा है आपको कि यू हैव टू ऑप्ट ओनली 2 क्वेश्चंस, व्हाट एंड होम, बस इसका जवाब देने वाला वर्ड जो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा वो ऑब्जेक्ट है। तो आपको इसका जवाब नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये अराइव नाम की जो वर्ब है ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। सी लव्ड, अगर हम इस वाले वर्ब को देखते हैं, यहां पर भी अप्लाई करके देखिए, व्हाट को नहीं मिलेगा आपको आंसर। आप होम लगा के देखिए, नहीं मिलेगा। और सीक्वेंस देख लीजिए, सब्जेक्ट वर्ब प्रीपोजिशन, सब्जेक्ट वर्ब प्रीपोजिशन। ये प्रीपोजिशन हमें हिंट करता है कि ये जो वर्ब दी गई है ये इंट्रांजिटिव है। और यहां आप वर्ब के बाद देखिए कोई प्रीपोजिशन नहीं है, आर्टिकल है। आर्टिकल तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ नाउन है। नाउन कहता है मेरे साथ आर्टिकल डिटरमिनर आ सकता है, एडजेक्टिव भी आ सकता है, लेकिन आप देख रहे हैं यहां पर आर्टिकल, आर्टिकल, ये भी आर्टिकल है, प्रीपोजिशन नहीं है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अब ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट किसको कहते हैं और ऑब्जेक्ट डायरेक्ट किसको कहते हैं। आपने ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर लिया कि दिया गया ऑब्जेक्ट ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आया है, इंट्रांजिटिव के बाद नहीं आया है। अब ऑब्जेक्ट को कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये जो दिया गया ऑब्जेक्ट है वो इनडायरेक्ट है या डायरेक्ट है। अब देखिए, विकास गैव, विकास ने दिया। अब विकास ने क्या दिया, अपने से क्वेश्चन कीजिए, तो क्या का जवाब नहीं मिल रहा है। व्हाट का आंसर, यू आर नॉट गेटिंग हियर द आंसर ऑफ व्हाट। बट अगर आप इसके बाद हुम लगा के क्वेश्चन करते हैं, किसे, तो आंसर आपके सामने है। विकास गेव किसे, हिज सिस्टर। आगे आप जाते हैं तो आपको व्हाट का भी रिप्लाई मिल रहा है। विकास गेव व्हाट, अ लैपटॉप। फिर वही बात हो गई कि इस वाले सेंटेंस में वी हैव 2 ऑब्जेक्ट्स। अब ये दोनों ऑब्जेक्ट्स में से एक कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होगा जो ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट होगा, डिक्शनरी में आपको ऐसा लिखा मिलेगा, या ऑब्जेक्ट डायरेक्ट होगा। याद रखिए, विकास ने देने का काम क्या किया, उसने दिया क्या चीज, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो विकास ने दिया अ लैपटॉप।
जनरली हम मिस्टेक क्या कर जाते हैं कि हमें लगता है कि ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, ये सामने आया है, डायरेक्ट आ गया है, तो हम ये क्या कहेंगे कि ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। नहीं, हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ये ढूंढना है कि उसने ये जो वर्क किया, ये जो वर्ब है, ये जो एक्शन है, वो एक्शन का डायरेक्ट रिलेशन लैपटॉप से है कि सिस्टर से है। तो आप देख रहे हैं उसने दिया, क्या दिया? लैपटॉप दिया। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है जो बाद में आया है, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। तो फिर ही सिस्टर क्या है? ही सिस्टर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब यहां पे देखिए, अगर मैं इस सेंटेंस को, जैसा भी हमने लास्ट स्लाइड में देखा कि हम नॉन लिविंग को पहले लाना चाहते हैं और लिविंग को बाद में लाना चाहते हैं, तो हमें क्या करना होगा? हमें जब नॉन लिविंग को सामने लाना है, लिविंग को, सजीव को बाद में लाना है, तो उसके पहले टू लगाना पड़ेगा, कंपलसरी है। तो देखिए, विकास गेव, अब लैपटॉप सामने ले आइए, उसके बाद टू ही सिस्टर कीजिए। यह सेंटेंस भी ग्रामेटिकली करेक्ट है। रमेश टीचेस मी इंग्लिश। व्हाट? इंग्लिश। रमेश टीचेस क्या? इंग्लिश। ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। हुम? किसे? मी, मुझे। वही बात कि वर्ब के जस्ट बाद दिया गया नाउन या प्रोनाउन जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, ऐसा नहीं है। आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये टीचेस क्या किया, उसने टीच किया इंग्लिश, ये डायरेक्ट है ऑब्जेक्ट के रूप में और ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अगर वही चेंज करना है तो आप उसी रूल को फॉलो कीजिए, रमेश टीचेस इंग्लिश, और आप लिविंग को इधर ला रहे हैं तो यू हैव ओनली वन ऑप्शन, टू मी कर देना है। अब देखिए, एम्बी ट्रांजिटिव वर्ब्स। एम्बी ट्रांजिटिव वर्ब्स किसको कहते हैं? ऐसे वर्ब्स दो डबल रोल प्ले करते हैं। वो ट्रांजिटिव का भी रोल प्ले करते हैं, इन ट्रांजिटिव का भी। और याद रखिए, जब वो इन ट्रांजिटिव का रोल प्ले करेंगे तो इन ट्रांजिटिव का मतलब ये हो गया कि ऑब्जेक्ट के पहले प्रीपोजिशन होना ही है। वी विल कंटिन्यू व्हाट? द मीटिंग। तो देखिए, आप कंटिन्यू के बाद जैसे ही मैंने व्हाट कहा तो मुझे नाउन मिल गया आर्टिकल लगा के। ये हमें सीधा सीधा इशारा कर रहा है कि ये आपका ऑब्जेक्ट जो है ये है। अब यही आप देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस में कंटिन्यू वर्ब यहां पर भी है। द मीटिंग कंटिन्यूड आफ्टर द ब्रेक। अब आफ्टर तो प्रीपोजिशन है, नियर, ऑन, अपॉन, अबव, अक्रॉस, ये सब प्रीपोजिशन है। और जैसे ही प्रीपोजिशन आया तो ये समझ जाइए कि ये ट्रांजिटिव वर्ब पहले सेंटेंस में, सेम वर्ब जो है सेकंड सेंटेंस में इंट्रांजिटिव है और ये काउंटेड है। इनकी संख्या ज्यादा नहीं है। ये जो मैंने लिखा है केवल इतना ही आपको ये चार याद रखना है कि ये चार ऐसे वर्ब्स हैं जो ट्रांजिटिव भी हैं, एट द सेम टाइम ऑल द फोर वर्ब्स आर इंट्रांजिटिव एज वेल। ये चारों के चारों अकर्मक क्रिया भी हैं। ये चार हो गए। इसके बाद देखिए नेक्स्ट स्लाइड। अब आपको क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, मोस्ट ऑफ द व्यापम एग्जाम हमने देखा है कि फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब को आइडेंटिफाई करना कहा जाता है। फाइनाइट का मीनिंग होता है कॉन्फाइंड, कॉन्फाइंड, सीमित, लिमिटेड, जो एक ही जगह हो। जब भी हम कोई सेंटेंस लिखते हैं तो सब्जेक्ट का प्रयोग पहले होता है। बात इंपेरेटिव सेंटेंस की आती है। इंपेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं रहता, सीधा वर्ब रहती है। लेकिन मोस्ट ऑफ द सेंटेंसेस में हम क्या देखते हैं कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब का यूज होता है और ये इसका प्लेस फिक्स है। ये इस जगह पे आपको मिलेगी ही मिलेगी। ये फिक्स और लिमिटेड का भी मीनिंग, फाइनाइट का भी मीनिंग होता है लिमिटेड। और यहाँ पे जो वर्ब आती है जिसको हम फिक्स कह रहे हैं वो भी अपनी जगह में लिमिटेड ही रहती है, सीमित रहती है। यहां पर जो भी वर्ब मिले, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब क्यों ना हो, चाहे वो मेन वर्ब क्यों ना हो, चाहे हेल्पिंग और मेन वर्ब दोनों एक साथ क्यों ना आ जाए, यहां पर इस वाले स्थान पे मिलने वाली वर्ब वो आपकी फाइनाइट वर्ब ही कहलाती है। कॉन्फाइंड रहती है, सीमित रहती है एक घर में। अब इस वाले वर्ब को छोड़ के ये वर्ब हमेशा फाइनाइट वर्ब है। और आपके सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट के रूप में, अगर ऑब्जेक्ट के रूप में या आपके अदर वर्ड्स में कहीं पर भी कोई मेन वर्ब आ गई तो समझ जाइए कि वो आपके लिमिटेड, आपके कॉन्फाइंड वाले
स्थान पे नहीं है, यहां पे नहीं है, यहां पे है तो फाइनाइट है, और इस जगह को छोड़कर अगर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट या कहीं पर अदर वर्ड में वो है, वो नॉन फाइनाइट है। नॉन फाइनाइट का मतलब दैट इज नॉट लिमिटेड, जो सीमित नहीं है, असीमित है, कहीं पर भी मिल जाए। अब इस वाले सेंटेंस में आप देख रहे हैं कि फाइनाइट वर्ब कौन सा है, ये देखिए सेकंड में इज हेल्पिंग वर्ब है, ये फाइनाइट है। लाइक नाम की वर्ब दी गई है सब्जेक्ट के बाद, इन दो के बाद लाइक सब्जेक्ट वर्ब है, तो आप देख रहे हैं ये भी फाइनाइट वर्ब है। टू सी इज टू बिलीव, यहां पर भी आप देख रहे हैं वर्ब है सेकंड नंबर, ये भी फाइनाइट वर्ब है। लेकिन आपके पहले सेंटेंस में आपको एक और वर्ब दिखाई दे रही है, आईएनजी वर्ब, जो शुरुआत में सब्जेक्ट बन के आई हुई है। अब सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट या किसी प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में अगर कोई मेन वर्ब आ गई सब्जेक्ट के रूप में, वो फाइनाइट वर्ब नहीं है, वो नॉन फाइनाइट वर्ब है। तो यहां पर आप देखिए नॉन फाइनाइट वर्ब है, ये फाइनाइट वर्ब है, और यहां पर अगर कोई और भी वर्ब होती वो भी नॉन फाइनाइट होती। इंदु सब्जेक्ट है, ये फाइनाइट वर्ब है, यहां पर आपको एक और वर्ब दिख रही है फाइनाइट वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट के रूप में, तो समझ जाइए कि ये आपका मेन वर्ब जो है ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। थर्ड वाले सेंटेंस में आप देखिए, इस सेंटेंस में 3 वर्ब्स दी गई हैं, ये आपकी फाइनाइट वर्ब हो गई। अब सब्जेक्ट के रूप में भी आपको एक वर्ब दिख रही है इन्फिनेटिव के रूप में, यहां पर जीरंड के रूप में, यहां पर जीरंड के रूप में, यहां पर इन्फिनेटिव के रूप में। जीरंड और इन्फिनेटिव को हम आगे डील करेंगे। टू के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब, ये भी इन्फिनेटिव है, ये मेन वर्ब है, तो हम उसे क्या बोलेंगे, फाइनाइट वर्ब नहीं है, वो नॉन फाइनाइट वर्ब है, ये फाइनाइट वर्ब है। इसके बाद हमें फिर एक वर्ब दिखाई दे रही है, बिलीव करना, विश्वास करना, ये भी मेन वर्ब है। तो ये कहां पर है, ये आपके ऑब्जेक्ट के पोजीशन में है, ये भी नॉन फाइनाइट वर्ब है। इस प्रकार से फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब का डिफरेंस मैंने आपको बताया। अब देखिए आपको कुछ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स के बारे में बताया जा रहा है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग क्या है? कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक शब्द। पूरक शब्द का मतलब क्या है? ऐसा कोई शब्द जो वाक्य में दिए गए अगर वो सब्जेक्ट के अर्थ को पूरा कर रहे हैं तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। अगर सेंटेंस में दिए गए ऑब्जेक्ट के मीनिंग को कंप्लीशन दे रहा है तो वो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। बस 2 चीजें हैं। अब देखिए मैंने यहां पे लिखा है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स फॉलो अ लिंकिंग वर्ब। अब सवाल ये आया लिंकिंग वर्ब क्या है? लिंक शब्द आपने सुना होगा, लिंक एक्सप्रेस जाती है, 2 को जोड़ने वाली ऐसी वर्ब। इसका एक नाम लिंकिंग वर्ब का एक नाम कॉपुलर वर्ब भी है। ये क्या करता है? हमें प्रोवाइड करता है एडिशनल इंफॉर्मेशन, अतिरिक्त सूचना या जानकारी देता है किसके बारे में? सब्जेक्ट के बारे में। जब सब्जेक्ट के बारे में जानकारी देगा अर्थात उसके अर्थ को पूर्णता प्रदान करेगा, इसीलिए तो कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। A verb is a linking verb if it is used to describe the subject. लिंकिंग वर्ब उसको बोला जाएगा जो सब्जेक्ट के मीनिंग को डिस्क्राइब कर रहा है, उसके मीनिंग को कंप्लीट करने का काम कर रहा है, वो लिंकिंग वर्ब होगा। याद रखिए लिंकिंग वर्ब की एक और पहचान, वो किसी भी प्रकार का उसमें एक्शन शो नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूं आई प्ले फुटबॉल, तो आप देखिए प्ले नाम का जो वर्ब है उसमें एक्शन हो जाएगा, उसमें मैं कोई एक्टिविटी करूंगा। अगर मैं लुक का यूज करता हूं या सीम का यूज करता हूं, अपीयर का यूज करता हूं, तो इसमें कोई आपको एक्शन दिखाई नहीं देगा। इट अपीयर्स संडे, इट अपीयर्स लाइक अ नाइट, तो देखिए यहां पे अपीयर माने प्रतीत होना, इसमें कोई एक्शन नहीं है। आई टीच इंग्लिश, टीच में एक एक्शन आ जाएगा, टीचिंग एक एक्शन है। तो लिंकिंग वर्ब की एक और आइडेंटिटी आपको बता रहा हूं, पहचान ये है कि इसमें कोई डायरेक्ट एक्शन इन्वॉल्व नहीं होता। अब चलिए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जब भी आपको मिलेगा तो जनरली आप क्या पाएंगे कि उसका कॉम्प्लीमेंट कौन रहेगा? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट या तो कोई एडजेक्टिव होगा या कोई नाउन होगा। अब सवाल ये आता है कि हमें एडजेक्टिव, कोई ऐसा वर्ड आ गया जो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बड़ा नया है, हमने उसके बारे में सुना नहीं है, तो हम एडजेक्टिव को पहचाने कि ये एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है कि नाउन। तो नाउन कहता है कि हम दोनों में से जो भी आएंगे तो ये विदाउट एनी आर्टिकल आएगा, ये सिंगल आएगा।
और नाउन कहता है अगर मेरा प्रयोग कॉम्प्लीमेंट के रूप में किया गया है तो या तो मैं डिटरमिनर लगा के आऊंगा, डिटरमिनर मीन्स आर्टिकल लगा के आऊंगा, डेमोन्स्ट्रेटिव लगा के आऊंगा, या तो मैं किसी पजेसिव प्रोनाउन का यूज करके आऊंगा। अब देखिए, आई एम 13 ईयर्स ओल्ड, इस वाले सेंटेंस में अगर हम केवल आई एम का यूज करें, कोई आपसे बात करके कहता है आई एम और कहता है आप बात समझ गए, तो आपको लगेगा ये तो अधूरा है, कहना क्या चाहते हो, पूरा करो। तो पूरा करने के लिए जिन शब्दों का वो यहाँ पे यूज कर रहा है वो आई के मीनिंग को कंप्लीशन प्रदान कर दिया। क्या बन गया? आई एम 13 ईयर्स ओल्ड, ये सब्जेक्ट के मीनिंग को, सब्जेक्ट के बारे में दिए गए इंफॉर्मेशन को कंप्लीट कर रहा है, पूरा कर रहा है। तो ये क्या कहलाएगा? 13 ईयर्स ओल्ड, ये आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा, अर्थात सब्जेक्ट के मीनिंग को कंप्लीट करने का काम कर रहा है। सी सिम्स सैड, देखिए सिम माने होता है प्रतीत होना, इसमें कोई डायरेक्ट एक्शन नहीं है, कोई वर्क नहीं दिखता इसमें। अब हम केवल ये कहें सी सिम्स, वो प्रतीत होती है, वो लगती है। अब क्या लगती है? सैड लगती है। अगर हम केवल सी सिम्स तक की बात करें तो देखिए आपको वाक्य अधूरा लगेगा। सी सिम्स, वह प्रतीत होती है। अगर किसी से कहे तो कहेगा भाई क्या, आगे बोलो, पूरा करो। पूरा करने का मतलब वो आपसे कह रहे हैं कि पूरक शब्दों का प्रयोग कीजिए। हिंदी में ग्रामर जब पढ़ाते हैं तो कहते हैं पूरक शब्द। पूरक शब्द वही है जो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के अर्थ को पूरा करे। तो सैड टुडे क्या है? फिर इस सब्जेक्ट के मीनिंग को, इसके बारे में दिए गए इंफॉर्मेशन को कंप्लीट कर रहा है, तो ये भी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। अब हम आ जाते हैं ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स में। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में याद रखिए आपका जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो ऑब्जेक्ट के बाद आएगा। इसका मतलब आपके सेंटेंस में सब्जेक्ट का होना जरूरी है, उसके बाद मेन वर्ब का होना जरूरी है, और मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है। ऑब्जेक्ट होगा तभी तो उसके इंफॉर्मेशन को आप पूरा करेंगे, उसकी मीनिंग को कंप्लीट करेंगे। ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है और उसके बाद जो शब्द दिए गए हैं वो ऑब्जेक्ट के अर्थ को पूरा करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, आई फाइंड हिम। अब ये सेंटेंस कहता है आई फाइंड हिम, या मैं एक सेंटेंस बदल के कह रहा हूं आई सा हिम। अब मैंने सा माने देखा, हिम माने उसे, अब उसे के बारे में जानकारी दे रहा हूं, बिजी। ये आई के बारे में तो बता नहीं रहा है, ये हिम के बारे में बता रहा है कि हिम कैसा था, बिजी था। तो किसके मीनिंग को कंप्लीट कर रहा है? ऑब्जेक्ट के। अब ऑब्जेक्ट के मीनिंग को कंप्लीट करने वाला कितना शब्द है? वन वर्ड है, इंटेलिजेंट। अगर ये नाउन होता तो वन वर्ड नहीं होता। नाउन कहता है वेर एवर आई एम यूज्ड विद आर्टिकल, विद डिटरमिनर। तो ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये एडजेक्टिव है, और ये एडजेक्टिव क्या काम कर रहा है? ऑब्जेक्ट हिम के मीनिंग को कंप्लीट कर रहा है। तो ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, प्रोनाउंस के बारे में जानना जरूरी है। प्रोनाउंस यहां पर मैंने लिखा है 4 प्रकार के, और नीचे और भी हैं 2। तो देखिए, जब किसी सेंटेंस की हम शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट का यूज करते हैं। हिंदी वाले कहते हैं कर्ता, हिंदी में कहा जाएगा कर्तावाचक, कर्मवाचक, अधिकारवाचक। इंग्लिश में हम सब्जेक्टिव का यूज करते हैं, सब्जेक्टिव प्रोनाउन, मतलब कर्तावाचक सर्वनाम। लेकिन आपको अगर हम ग्रामेटिकल लैंग्वेज में इसके नाम को बताएं तो सब्जेक्टिव बोलचाल की भाषा में कहा जाता है। एक्चुअल में इसको कहा जाता है नॉमिनेटिव केस। आपने कारक सुना होगा, कारक, तो ये केस का मतलब कारक होता है, कर्ता कारक। ऑब्जेक्टिव मतलब एक्यूसेटिव केस, माने कर्म कारक, उसी का एक नाम है, ये असली नाम ये है, ये नॉमिनेटिव केस, एक्यूसेटिव केस। और जिसको हम अधिकारवाचक सर्वनाम कहते हैं, जिसको हम पजेसिव प्रोनाउन कहते हैं, वो उसका रियल, उसका नेम है जेनेटिव केस, ये अधिकार कारक है। और एक होता है डेटिव। डेटिव के बारे में बताऊंगा, पहले 3 समझ लेते हैं। अगर सेंटेंस में वर्ब के पहले कोई प्रोनाउन दिया है, कोई सर्वनाम दिया है, जैसे देखिए फर्स्ट पर्सन आई सिंगुलर है, वी फर्स्ट पर्सन का प्लूरल है, यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन में यू करते हैं यूज। पहले या पोइट्री आज भी लिखी जाती है तो यू के बजाय दाऊ का यूज किया जाता है। दाऊ का मतलब तुम होता है, लेकिन इसका ट्रेडिशनल कन्वर्सेशन में कोई यूज नहीं होता, लेकिन ये नॉलेज में रहना चाहिए। ये आपका फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन दोनों के लिए है।
थर्ड पर्सन अगर सिंगुलर है, लड़के के लिए ही का यूज करेंगे, लड़की के लिए सी यूज करेंगे। अगर कोई ऐसा बर्ड्स, ऐसा एनिमल्स है जिसके नाम बोलने से हम उसका जेंडर समझ गए, तो हम फिर जेंडर के आधार पे उस एनिमल और बर्ड्स के लिए ही या सी का यूज करेंगे। अब जैसे किसी ने काऊ कहा, अब काऊ के लिए हमें प्रोनाउन लगाना है तो हम इट नहीं लगाएंगे। काऊ कहते ही हमें समझ आ गया कि काउ फेमिनिन जेंडर है, हम सी का यूज करेंगे। इट इम्पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है। इम्पर्सनल का मतलब, पर्सनल का मतलब व्यक्तिवाचक हो गया, इम्पर्सनल अव्यक्तिवाचक। इसका प्रयोग ऐसे के लिए किया जाता है जो व्यक्ति नहीं है। अब इसके बाद बारी आती है ही, सी, इट, तीनों का प्लूरल होता है, बहुवचन होता है दे। अगर ये वर्ब के पहले हैं, इसका मतलब इनको सब्जेक्ट बनाया गया है, ये सब्जेक्टिव है, ये कर्तावाचक है, नॉमिनेटिव केस है। वर्ब के जस्ट बाद अगर ऑब्जेक्ट बन के आया तो वो ऑब्जेक्टिव है, उसको एक्यूसेटिव केस भी कहते हैं। तो आई का ऑब्जेक्ट होता है मी, वी का अस, यू का यू ही रहेगा, ही का हिम, और सी का हर, ईट का ईट, दे का दे। मैंने दाऊ का नहीं लिखा है, दाऊ का दी हो जाता है, THEE, क्योंकि ये ट्रेडिशनली अब यूज नहीं होता, इसलिए मैंने उसे नहीं लिखा है। अगर पजेसिव की बात करें तो आप पजेसिव में देख रहे हैं मैंने ऑब्लिक लगा लगा के डबल किया हुआ है। अगर आप फर्स्ट वाले को यूज करेंगे तो आपको कंपल्सरली नाउन लगा के यूज करना है। जब आप किसी को अपना घर बताते तो आप कहते हैं माई हाउस, तो आपको माई के साथ नाउन लगाना पड़ेगा, आर के साथ नाउन लगाना पड़ेगा, योआ के साथ नाउन लगाना पड़ेगा, हिज हर के साथ नाउन लगाना पड़ेगा। और यदि आप देयर माने उनका, उनके, उनकी का यूज करते तो आपको नाउन का यूज करना ही पड़ेगा। लेकिन जब आप बातचीत करते हैं अपने दोस्तों से तो आप कहते हैं ये किसका घर है, आप केवल एक शब्द में जवाब देते हैं मेरा। मेरा घर नहीं कहते आप। तो याद रखिए, इन इंग्लिश इफ समबडी आस्क यू हुज हाउस इज दिस, यू विल रिप्लाई इन वन वर्ड माइन। अगर आप माइन का यूज करते हैं इसका मतलब आपको नाउन का यूज नहीं करना है, और यदि नाउन का यूज कर रहे हैं तो गलत हो जाएगा। माइन का भी सेम मीनिंग है, आर्स का भी सेम मीनिंग है, जो ये दोनों का मीनिंग है सब सेम है। अब इसके बाद आ जाइए डेटिव। डेटिव के लिए मैंने हिंदी का यूज किया है यहाँ पे। जब डेटिव एक ऐसा सर्वनाम हिंदी में पढ़ाया जाता है टीचर्स हिंदी के द्वारा, तो संप्रदान कारक करके एक शब्द यूज करते हैं। तो संप्रदान कारक क्या चीज है? अभी हमने इसके पिछले स्लाइड में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पढ़ा था, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट। संप्रदान वाले में एक खास बात यह होती है के लिए आता है हिंदी में। जैसे मोहन मेरे लिए खाना बना रहा है, के लिए आ गया, तो ये मेरे लिए बना रहा है, इसका मतलब वो प्रोनाउन कैसा है, डेटिव है। और वो जो ऑब्जेक्ट होगा, अगर पिछले स्लाइड को आप ध्यान रखें, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो भी होगा वो डेटिव ऑब्जेक्ट कहलाता है। वो अगर प्रोनाउन के रूप में होगा तो डेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। हिंदी में उसके लिए शब्द होता है संप्रदान। अब आ जाइए दो अलग अलग प्रकार के प्रोनाउंस के बारे में और देखते हैं। ये कैसे प्रोनाउन है? ये ऐसे प्रोनाउन है जिनको हम सेल्फ या सेल्फ्स लगा के बनाते हैं। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, उसके लिए जिस प्रोनाउन का हम यूज करते हैं उस प्रोनाउन के साथ हम, अगर सिंगुलर है तो सेल्फ लगाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर आई है तो माई सेल्फ करेंगे। अगर वो प्लूरल है तो देखिए यहाँ पे हम सेल्फ्स का उसमें ऐड करेंगे, तो वी का आवर हो जाएगा, उसके साथ सेल्फ्स लगाए, और सेल्फ्स। अगर यू है तो यू, अगर सिंगुलर है तो योर सेल्फ, अगर प्लूरल है, बहुवचन है, तो आप लगाएंगे योर सेल्फ्स। ही के साथ हिमसेल्फ, और सी के साथ हर सेल्फ, ईट के साथ इट सेल्फ, और दे के साथ ये देयर सेल्फ्स नहीं होता, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है टाइपिंग से मेरे से, ये देम सेल्फ्स है, देयर सेल्फ्स नहीं है, थोड़ा इसको ध्यान दीजिएगा, ये देम सेल्फ्स है, ठीक है, THEM, देम सेल्फ्स है। अगर वन का यूज नाउन के रूप में किया जाता है, देखिए 1 2 3 4 ये सब एडजेक्टिव है, ये विशेषण है। लेकिन कब विशेषण है? अगर इनके आगे नाउन लगा होगा। वन टीचर, व्हाट टीचिंग, अब देखिए वन के आगे टीचर लगा है, इसका मतलब 1 2 3 4 ये सब एडजेक्टिव है। अगर इसके आगे नाउन नहीं लगा है तो ये स्वयं नाउन का काम करता है। तो वन का अगर आप प्रयोग करेंगे, वन सिंगुलर के लिए होता है, किसी व्यक्ति के लिए, तो सेल्फ लगाइए। अगर वन का बहुवचन होगा
वंस लगाएंगे बिना किसी एपोस्ट्रॉफी मार्क के, तो याद रखिए आपको प्लूरल बनाना है, सेल्फ्स कर देंगे। अब सवाल ये आता है कि कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि जो माई सेल्फ दिया गया है या आर सेल्फ दिया गया है, योर सेल्फ दिया गया है, वो रिफ्लेक्सिव है कि इम्फेटिक है। इम्फेटिक का हिंदी वाले अर्थ लेते हैं दृढ़तावाचक, निश्चयवाचक। अब ये क्या है? जब सब्जेक्ट के जस्ट बाद सब्जेक्ट के साथ लगे लगे कोई सेल्फ आता है, इसका मतलब वो दृढ़तावाचक है, वो निश्चयवाचक है। उसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? एम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं। यहां पर दो एग्जांपल्स दिए गए हैं। फर्स्ट वाले में देखिए सब्जेक्ट के जस्ट बाद उसका सेल्फ भी आ गया है। आई माई सेल्फ वॉज नॉट रेडी टू स्टार्ट अ बिजनेस एट दैट टाइम। तो ये क्या कर रहा है? ये जोर दे रहा है, ये निश्चय प्रकट कर रहा है, ये निश्चयवाचक है, ये एम्फेटिक प्रोनाउन है। लेकिन रिफ्लेक्सिव क्या होता है? ये रिफ्लेक्ट नाम के वर्ब से बना है। जब हम दर्पण के सामने खड़े होते हैं और दर्पण में देखते हैं तो उसमें रिफ्लेक्शन हमारा ही दिखाई देता है, हम ही रिफ्लेक्ट होते हैं। तो रिफ्लेक्सिव का मतलब हम जो वर्क करने जा रहे हैं, हमने जो वर्क किया है या जो वर्क हम करते हैं, उसका रिजल्ट हमारे ऊपर आ रहा है। एग्जाम्पल, आई टीच माई सेल्फ, मतलब क्या है कि मैं टीच करता हूं, लेकिन किसको? माई सेल्फ को। इसका मतलब वो रिफ्लेक्ट हो रहा है, वो एक्शन सब्जेक्ट के ऊपर रिफ्लेक्ट हो रहा है, उससे बन गया ये रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन। एग्जांपल देखिए, आई आस्क्ड माई सेल्फ, तो उसने पूछा, मैंने पूछा, किससे पूछा? स्वयं से पूछा। तो ये पूछने का जो रिफ्लेक्शन है वो सीधा आई के ऊपर हो रहा है, ये रिफ्लेक्टिव हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, कुछ क्वेश्चंस थे जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए थे और उनको यहाँ पर हमने कलेक्शन के रूप में दिया है। और यदि हम इन क्वेश्चंस को देखें तो देखिए एक सेंटेंस यहाँ पे आया है, हिस्ट्री टीचेस अस अबाउट लाइकली आउटकम्स। अब इन द गिवन सेंटेंस यू आर बीइंग आस्क्ड व्हाट इज द वर्ड दैट इज अंडरलाइंड। उसके बारे में आइडेंटिफाई करने कह रहे हैं कि भाई वो नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है क्या? प्रीपोजिशन है, इंटरजेक्शन है, कंजंक्शन है। तो देखिए आप, ये टीच क्या है? वर्ब है। और वर्ब के जस्ट बाद अगर आप व्हाट या हुम लगा के अपने से क्वेश्चन करें, हिस्ट्री टीचेस व्हाट, ये आपको नहीं मिल रहा है। हुम, किसे? तो समझ जाइए कि अस, हमें टीच करता है। ठीक है? तो ये अस जो है ये ऑब्जेक्ट है क्योंकि वर्ब के जस्ट बाद है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इन द फ्रेज विद रादर अनडिस्टिंग्विश्ड लुक्स। ये जो एक फ्रेज आया है वाक्यांश, इसमें आप ये देखिए, आपको कहता है कि लुक्स नाम का जो वर्ड दिया गया है वो नाउन है कि प्रोनाउन है कि एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है। तो आप ये देखिए, विथ रादर अनडिस्टिंग्विश्ड लुक्स, ये अनडिस्टिंग्विश्ड जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म है। इसको पास्ट पार्टिसिपल कहा जाता है और पास्ट पार्टिसिपल अपने आगे लगे हुए नाउन की विशेषता बताता है, क्वालिटी शो करता है। ये एडजेक्टिव का काम करता है। तो आप देखिए, लुक्स जो है वो एक नाउन है। इन द रिस्की स्पोर्ट ऑफ माउंटेनियरिंग, द एलिमेंट ऑफ कंपटीशन बिटवीन ईदर इंडिविजुअल्स और टीम्स इज टोटली एब्सेंट। आइडेंटिफाई करना है, जिसको अंडरलाइन किया गया है, रिस्की। अब आप देख रहे हैं इन द स्पोर्ट, ये द आर्टिकल लगा है स्पोर्ट के साथ, उसके पहले एक वर्ड आया है। याद रखिए, नाउन के साथ, नाउन के पहले डिटरमिनर लगता है। डिटरमिनर कौन होगा? आर्टिकल होगा, ए एन द। आर्टिकल नहीं होगा तो क्या होगा? पजेसिव प्रोनाउंस होंगे, जो अभी आपने देखा माई, अवर, योर, वो होंगे। अगर वो नहीं है तो डेमोन्स्ट्रेटिव होंगे, दिस, दैट, दीज, दोज। अगर ये तीनों नहीं है तो समझ जाइए वो एडजेक्टिव है जो अपने इस नाउन की क्वालिटी बता रहा है। तो आपको रिस्की मिला है, ये एक एडजेक्टिव है। नेक्स्ट देखें,
यहां पर अनलेस के लिए आपको पूछ रहा है कि अनलेस कौन सा वर्ड है। आप देखिए यहां पे दो सेंटेंसेस है, माउंटेनियरिंग कैन बी डेंजरस एक सेंटेंस है, उसके बाद अनलेस लगा के कहता है रीजनेबल प्रिकॉशंस आर टेकन। दोनों सेंटेंस के बीच में जब कोई वर्ड आता है इसका मतलब वो लिंक कर रहा है, दोनों को कनेक्ट कर रहा है दोनों को। और जो भी वर्ड आता है कनेक्ट करने का काम करता है उसका हम बोलचाल की ग्रामेटिकल लैंग्वेज में कनेक्टर कहते हैं। और अगर हम थोड़ा ग्रामेटिकल भाषा में जाएं थोड़ा तो ये समझ जाइए कि वो कंजंक्शन कहलाता है। हिंदी में उसके लिए लोग संयोजक का एक शब्द प्रयोग करते हैं। वो नाउन नहीं है, वो एडजेक्टिव नहीं है, वो एडवर्ब नहीं है, एक्चुअल में वो कंजंक्शन है, कनेक्टर है। तो हमारा आंसर होगा नन ऑफ द अबव। यहां पर भी आप देख दीजिए आई विल वॉच व्हाइल को आइडेंटिफाई करने को कहा जा रहा है। आई विल वॉच यू स्लीप, व्हाइल दो सेंटेंसेस के बीच में है। तो आपको पूछ रहे हैं क्या ये नाउन है, नहीं है, क्या ये प्रोनाउन है, नहीं है, क्या एडजेक्टिव है, नहीं है। दोनों सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए आया है। सब्जेक्ट और वर्ब एक अलग सेंटेंस है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब एक अलग सेंटेंस है। जब भी दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करने के लिए किसी वर्ड का यूज किया जाए तो समझ जाइए वो वर्ड कनेक्टर कहलाता है। यहां पर एक बार फिर से हमारा जो आंसर है नन ऑफ द अबव होगा। अगर ऑप्शन में दिया गया होगा तो हम कंजंक्शन का यूज करेंगे, कनेक्टर का यूज करेंगे। गैलीलियो हैड टू गो थ्रू मैनी ऑर्डियल्स। अब देखिए ऑर्डियल का मतलब होता है अग्नि परीक्षा, ठीक है। किसी भी नाउन का मतलब क्या होता है, नाउन को कैसे आइडेंटिफाई करें, नेम ऑफ एनीथिंग। अब अग्नि परीक्षा कोई चीज का नाम है, वो नाउन है, और नाउन के पहले या तो डिटरमिनर लगा होगा। और आप देख रहे हैं मैनी जो है वो डिटरमिनर नहीं है, मैनी कहीं कहीं पे एडजेक्टिव का भी काम करता है, कहीं कहीं पे वो नाउन का भी काम करता है। तो हमको कैसे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि नाउन के पहले अगर ये आया है मैनी तो उस नाउन की क्वालिटी शो कर रहा है। तो ये मैनी हमारा नाउन नहीं है, एडवर्ब नहीं है, वर्ब नहीं है, ये हमारा एडजेक्टिव है। इसके बाद देखिए विद देयर हेयर प्लेटेड, यहां पर अंडरलाइन वर्ड प्लेटेड के बारे में जानना चाहता है। आप देख रहे हैं ईडी लगा है। अभी थोड़ा देर पहले लास्ट स्लाइड में मैंने कहा था कि वर्ब का थर्ड फॉर्म ईडी वाला फॉर्म जो है वो पास्ट पार्टिसिपल कहलाता है। पास्ट पार्टिसिपल वर्ब का क्या करता है, उसका कार्य क्या है। पास्ट पार्टिसिपल का काम है किसी नाउन की क्वालिटी बताना, अर्थात वो एडजेक्टिव के समान कार्य करता है। अगर यहां पे ऑप्शन में पास्ट पार्टिसिपल दिया गया होता तो हम सीधा सीधा लिख देते कि हमारा आंसर ये है पास्ट पार्टिसिपल। अब चूंकि पास्ट पार्टिसिपल दिया नहीं है तो नाउन तो है ही नहीं, एडवर्ब भी नहीं है, वर्ब भी नहीं है, तो पास्ट पार्टिसिपल कार्य क्या करता है, वो कार्य करता है एडजेक्टिव का। तो यहां पर हमारा प्रोबेबल आंसर है एडजेक्टिव। अ साइनिक नेवर लिसन्स टू अदर्स सजेशन, इस वाले वर्ड सेंटेंस में साइनिक वर्ड को अंडरलाइन करके पूछ रहा है ये क्या है, आइडेंटिफाई कीजिए पार्ट ऑफ स्पीच को। अब आप जानते हैं कि डिटरमिनर का यूज, आर्टिकल का यूज, पजेसिव का यूज और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज हमेशा नाउन के पहले होता है। और ये आर्टिकल हम इशारा कर रहे हैं कि भाई मेरे आगे जो वर्ड है साइनिक वो नाउन है। तो हमारा आंसर होगा सी कि ये नाउन है। अब आ जाइए आइडेंटिफाई करें ट्रांजेटिव एंड इनट्रांजेटिव वर्ब्स को इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। दो सेंटेंस दिया है, दोनों में आपको वर्ब भी दिए गए हैं एंजॉय, इसको आइडेंटिफाई करना है कि ये ट्रांजेटिव है कि इनट्रांजेटिव है। और आगे डांस को पूछता है। मैंने जब ट्रांजेटिव बताया था तो आपको सीक्वेंस बताया था, सब्जेक्ट के बाद ट्रांजेटिव वर्ब होगी तो सीधा सीधा ऑब्जेक्ट आएगा, और यदि इनट्रांजेटिव वर्ब होगी तो सीक्वेंस 4 का हो जाएगा, सब्जेक्ट फिर वो वर्ब जिसको आप आइडेंटिफाई करने का प्रयास कर रहे हैं उसके आगे अगर प्रीपोजिशन लगा है तो ये प्रीपोजिशन हिंट कर रहा है कि ये वर्ब इनट्रांजेटिव है। आप देखिए डांस के बाद प्रीपोजिशन दिख रहा है आपको एट, सीधी सी बात है प्रीपोजिशन है, इसका मतलब ये डांस ये इनट्रांजेटिव वर्ब है। और यहाँ पे एंजॉय के बाद देखिए पॉप म्यूजिक, ये तो नाउन है,
सीधी सी बात है, कोई प्रीपोजिशन नहीं है, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव वर्ब है। शीला स्माइल एट हरसेल्फ, आपको आइडेंटिफाई करना है ये जो वर्ड है ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है या एम्फेटिक प्रोनाउन है। जब शीला ने स्माइल किया तो क्या उसने एम्फेटिक यूज किया? एम्फेटिक कैसा होता है? सब्जेक्ट के जस्ट बाद अगर सेल्फ प्रोनाउन आया, सब्जेक्ट के जस्ट बाद, तो एम्फेटिक है, वो दृढ़तावाचक है, वो निश्चयवाचक है, वो उसके ऊपर जोर दे रहा है। तो यहां तो ऐसा नहीं है। वर्ब के बाद जब आता है तो उस वर्ब का रिफ्लेक्शन सब्जेक्ट के ऊपर पड़ता है, तो ये हमारा प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। अब देखिए, द प्रेसिडेंट अवार्डेड हिम एन अवार्ड। अब इस वाले सेंटेंस में आपको कहता है ये हिम जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है या इनडायरेक्ट है। अब देखिए, द प्रेसिडेंट अवार्डेड, आपके पास दो क्वेश्चन है ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने का। व्हाट, क्या, एन अवार्ड, उन्होंने अवार्डेड क्या किया? अवार्ड किया ना, ये डायरेक्ट है, काम ये किया, लेकिन किसे? हिम को। तो याद रखिए, मैंने पहले ही बताया है कि जब आपके वर्ब के जस्ट बाद लिविंग ऑब्जेक्ट आता है तो वो आपका ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है, लेकिन काम अवार्ड का उसने क्या किया था? एन अवार्ड वाला काम किया था, तो ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है जो अंडरलाइन किया गया है। ही इज नोन इज अ राइटर फॉर हिज ग्रिपिंग थ्रिलर। यहां पे आइडेंटिफाई करने के लिए बोल रहा है कि ये फाइनाइट वर्ब है कि नॉन फाइनाइट। याद रखिए, जब मैंने कहा था कि सब्जेक्ट के जस्ट बाद जो आपको वर्ब मिलेगी, सब्जेक्ट के जस्ट बाद, ये फाइनाइट वर्ब है। फाइनाइट वर्ब में हेल्पिंग वर्ब होगी और अगर साथ में मेन वर्ब भी हो सकती है। हमारे पास देखिए, इस वाले सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब भी है और लगे लगे मेन वर्ब भी आई है। तो इस बार हम ये जानेंगे कि ये दोनों फाइनाइट वर्ब है, लेकिन हमको तो उसके बारे में पूछ रहा है। यहां पे जो मिला वो फाइनाइट है और इस जगह पे नहीं है, इसका मतलब वो नॉन फाइनाइट है। तो हमारा आंसर है कि ये जो ग्रिपिंग है ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। तो ये हमारा एपिसोड ये समाप्त हुआ। ये कुछ इंफॉर्मेशंस हैं आपके लिए। थैंक यू।